चलो देखो बोर्ड पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल, और भक्ति काल में भी हम लोग पढ़े थे निर्गुण काव्य धारा। जो निर्गुण काव्य धारा में हम लोग दो पार्ट में बांट दिया गया है, ये तो हम लोग को पहले से ही पता है। कौन कौन सा पार्ट दो पार्ट में बटा है? एक संत काव्य, दूसरा क्या है? सूफी काव्य। संत काव्य को क्या है? श्री सखा भी बोलते हैं, और सूफी काव्य को प्रेम मार्गी सखा बोलते हैं। तो हम लोगों ने सूफी काव्य के बारे में पढ़ लिया था, सॉरी संत काव्य के बारे में पढ़ लिया था। संत काव्य में कौन कौन से कवि थे? तो कबीर थे, रैदास थे, गुरु नानक थे, संत मूलक दास थे, दादू दयाल थे, सुंदर दास जी थे। इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे सूफी काव्य। तो सूफी काव्य हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हम लोगों ने ये पता किया कि सूफी शब्द आया कहाँ से है। तो सूफी शब्द आया है उनसे निकल के, ठीक है। और ये सूफी जो लोग थे वो उन्हीं वस्त्र धारण करते हैं, वहीं से ये निकला हुआ था। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये जाना कि सूफी काव्य में कौन कौन से कवि है। हाँ, तो सूफी काव्य में बहुत सारे कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी है, कुतुबन है, मंझन है, ठीक है, असाइद है, फिर नूर मोहम्मद है, कासिम शाह है। ये सारे कवि है, बहुत सारे कवि है। इनके बारे में हमें क्या करना है? एक एक चीज करके पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मलिक मोहम्मद जायसी। किसके बारे में पढ़ रहे थे? मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ये सूफी काव्य के बहुत ही बड़े और प्रसिद्ध कवि है। तो हम लोगों ने मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ा था कि इनका जन्म, तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? अगर बात किया जाए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म, तो कब जन्म हुआ था? तो 1492 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पे था? तो रायबरेली उत्तर प्रदेश में मलिक मोहम्मद जायसी जी का क्या था? जन्म स्थान था। ठीक है जी। अगर बात किया जाए इनके पिताजी का नाम, कि मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी का नाम क्या था, तो मलिक राजे अशरफ नाम था। अगर इनके गुरु का नाम बात किया जाए तो शेख क्या था? शेख मोहिदी था। ठीक है, ये ग्रेजुएशन नेमाना है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब मोस्ट इंपोर्टेंट है इनकी रचनाएं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्लास 12 में तो है ही है। आगे चल के तुम ग्रेजुएशन करो, बीए करो या एमए करो, या फिर किसी भी कंपटीशन का तैयारी करो, टीजीटी, पीजीटी, चाहे कोई भी जिसमें हिंदी का क्या हो, पोर्शन आता हो, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो ये क्या है, केवल 12 के लिए ही नहीं बल्कि हर एक वो कंपटीशन के लिए वीडियो होगा जो हिंदी से रिलेटेड हो। ठीक है जी। तो उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है कि हो सकता है तुम लोगों में से बहुत सारे लोग हो जो आगे चल के हिंदी से कुछ करना चाहे, तो उनके लिए क्या होगा, ये बहुत ही बेनिफिट वाला वीडियो है। तो हम लोग देखते हैं इनकी रचनाएं। तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं कौन कौन सी थी, कौन बताएगा? बताओ कौन कौन सी रचनाएं थी? हाँ, क्या थी? पद्मावत थी, अखरावट थी, कन्हावट थी। हाँ बस, कन्हावट के बाद आखिरी कलाम था, फिर चित्ररेखा था, ठीक है, मसलनामा था। ठीक है, ये सभी का सभी क्या था? मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं थी। और ये मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाएं में दो तीन रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पद्मावत वाला, जो आज हम लोग पढ़ेंगे, रानी पद्मावती की कहानी, कि रानी पद्मावती की कहानी क्या है। उसके बाद एक और इनका इंपॉर्टेंट था कहरनामा। कहरनामा और एक आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। ये आखिरी कलाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कयामत के रात का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है, बात किया गया है कयामत का वर्णन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रानी पद्मावती की कहानी के बारे में समझते हैं क्या है। तो रानी पद्मावती यानी पद्मावत का जो प्रकाशन हुआ था या लिखा था, इन्होंने कब लिखा था? मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत। तो पद्मावत को लिखे थे ये 1540 में, ये था ना 1540 में। इसको कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसको 57 खंड में बांटा गया है। हिजरी कितने हैं? हिजरी कितना हिजरी है इसमें? 57 खंडों में तो बांटा गया है। ये 947 हिजरी है। ठीक है, हिजरी की संख्या कितनी है? 947। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अब हम लोग पढ़ते हैं रानी पद्मावती की कहानी, पढ़ेंगे, समझेंगे कि रानी पद्मावती की कहानी कहाँ के।
तो जो रानी पद्मावती है, यानी रानी पद्मावती, ये कहाँ की है जी? जो रानी पद्मावती है, जिस चीजों को ध्यान समझते हुए चलना है, ठीक है। रानी पद्मावती है सिंघल द्वीप की, कहाँ की? सिंघल द्वीप। तो सिंघल द्वीप कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका। कहाँ पड़ेगा? श्रीलंका में। अगर बात की जाए तो रानी पद्मावती कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। ये कंफर्म हो गया सबको? ये चीज पता चल रहा है ना? इनके पिताजी का नाम था गंधर्व सेन। इनके पिताजी का, रानी पद्मावती किनकी लड़की थी? तो गंधर्व सेन की क्या थी? ये लड़की थी। गंधर्व सेन की पुत्री थी रानी पद्मावती। चीज है, समझ में आई चीज है ये। और ये कहानी है चित्तौड़। चित्तौड़ के राजा कौन थे? चित्तौड़ के राजा थे राजा रतन सेन। चित्तौड़ के राजा का नाम क्या था? राजा रतन सेन। चीजें समझ में आ रहा है? तो राजा रतन सेन, ठीक है, चित्तौड़ के राजा रतन सेन की कहानी है। यहाँ तक चीजें समझ में आया। चित्तौड़ कहाँ पे पड़ता है? तो राजस्थान। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और ये कहानी को दो भागों में बांटा गया, यानी पद्मावती कहानी को कितने भाग में? दो भागों में। एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। एक क्या है? उत्तरार्ध। हाँ, तो पूर्वार्ध क्या है और उत्तरार्ध क्या है? तो देखो, पूर्वार्ध मतलब पहले, उत्तरार्ध मतलब बाद में। तो एक में कहानी है शादी, यानी पहले में कहानी है शादी से पहले की, यानी ये है विवाह के बाद की कहानी, ठीक है। तो इसमें दो गो इनकी पत्नी थी, यानी राजा रतन सेन की पत्नी कितनी थी? दो गो पत्नी थी। उस पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। कौन कौन सी इनकी पत्नी का नाम, दो कौन कौन सी थी? एक तो तुम्हारे सामने ही है, एक थी रानी पद्मावती। तो पहली पत्नी का नाम था इनका नागमती। क्या नाम था? तो एमए में जब हम लोग पढ़ेंगे या बीए में, तो नागमती का वियोग खंड, नागमती का वियोग खंड, यानी नागमती को जब छोड़कर चले गए थे तो उसका दुख है, उसी को नागमती का वियोग खंड कहा गया, ठीक है। और दूसरा है पद्मावती। दूसरी कौन थी? इनकी दो पत्नी थी। ये जो नागमती, ये राजा जो थे चित्तौड़ के थे, राजा रतन सेन। इनकी पहली शादी हुई थी नागमती से, दूसरी शादी हुई थी पद्मावती से। यहां तक चीजें समझ में आया? तो ये जो है नागमती किसका प्रतीक थी? पद्मावती किसका प्रतीक थी? पद्मावती थी सात्विक बुद्धि का प्रतीक। अगर किसी को याद हो पिछला क्लास, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि रानी पद्मावती किसके प्रतीक है? सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और नागमती जो है संसारिक बुद्धि का प्रतीक। नागमती किसका प्रतीक है? संसारिक बुद्धि का प्रतीक। चित्तौड़ जो है वो किस चीज का प्रतीक था? चित्तौड़ किस चीज का प्रतीक था जी? बोलो, चित्तौड़ किसका प्रतीक था? तो चित्तौड़ जो था तन का प्रतीक। क्या था? तन का प्रतीक था। और सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप जो श्रीलंका में है, वो किस चीज का प्रतीक था? चित्तौड़ तो हमें पता चल गया कि वो तन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हृदय का। और राजा रतन सेन जो थे, राजा रतन सेन, वो मन के प्रतीक है, ठीक। नागमती संसारिक बुद्धि, पद्मावती सात्विक बुद्धि, ठीक है। अगर बात किया जाए, इनकी एक फेवरेट तोता था रानी पद्मावती का। रानी पद्मावती का फेवरेट प्यारा तोता मिठू, क्या नाम था? हीरामन तोता, या हाँ हीरामन तोता, ठीक है। हीरामन तोता, ठीक है, इनका फेवरेट तोता था। क्यों था इसके बारे में बताएंगे। हीरामन तोता ये गुरु का प्रतीक था, सबको पता है। ये किसी का प्रतीक था? हाँ, एक था राघव चेतन। एक क्या था? राघव चेतन। ये राघव चेतन जो था शैतान का प्रतीक, ठीक है।
और लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी। लास्ट में क्या है? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का है। अलाउद्दीन खिलजी किसका प्रतीक था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था हमें माया का प्रतीक था। किसका था? माया का। तो हम लोग सब चीजें पढ़ लिए कि जो राजा चित्तौड़ जो है तन का प्रतीक, चित्तौड़ तन का प्रतीक, और उसके बाद हम लोग सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक, उसके बाद है राजा रतन सेन ये मन का प्रतीक, रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक, रानी नागमती संसारिक बुद्धि का प्रतीक, ठीक है, हीरामन तोता गुरु, ठीक है, और राघव चेतन शैतान का प्रतीक है, अलाउद्दीन खिलजी ये माया का प्रतीक। यहां तक चीजें समझ में आया? तो रानी पद्मावती का जो था ये मानसरोवर जो है, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, मानसरोवर जो झील है इसी के चारों तरफ था सिंघल द्वीप, इसी के चारों तरफ से घिरा हुआ था क्या? सिंघल द्वीप। ये चीजें समझ में इतना, क्योंकि इतना जानना जरूरी है। इसी के बाद यही कहानी स्टार्ट होगी। जैसे बेसमेंट, जैसे घर बनाना होता है तो पहले क्या किया जाता है? नींव बनाया जाता है। क्या किया जाता है? नींव बनाया जाता है। तो नींव बनाने के लिए सारे चीजें करेंगे व्यवस्था, हाँ, गिट्टी बालू सीमेंट सामान सब, तब जाकर नींव बनाएंगे। तो ठीक ये इतना सारा नींव बनाया गया है कहानी को समझने के लिए। इतना समझ में आ गया हो तो कहानी, अब हम लोग रानी पद्मावती कहानी को क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कहानी है ये रानी पद्मावती की। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कहानी ये है कि राजा रतन सेन और नागमती दोनों मस्त अपनी जिंदगी जी रहे थे, किसी बात की कोई टेंशन नहीं, अच्छे से सब कुछ चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो अब इन लोगों की लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन हुआ यूं कि रानी जो पद्मावती है, रानी पद्मावती का जन्म कहाँ पे हुआ था? गंधर्व सेन के घर पे। कहाँ पे हुआ था? हाँ, क्योंकि गंधर्व सेन की पुत्री थी तो उन्हीं के घर पे होगा, जाहिर सी बात है, किसी दूसरे घर पे तो होगा नहीं। तो इनका जब जन्म हुआ तो ये जब छोटी बच्ची थी, ठीक है, जब छोटी बच्ची थी तो इनके पास एक तोता था। क्या था? एक तोता। वो नॉर्मल तोता नहीं था, इस बात का ध्यान ले, नॉर्मल तोता नहीं है, मिठू राम राम को हो इतना वाला वो तोता नहीं है। ये तोता ऐसा था कि जिस भाषा में तुम बोलो उस भाषा में बोलता था, तो जो तुम चाहो वो करता था, मतलब तुम्हारी बातें को समझता था, ठीक है। तो जैसे छोटी बच्चियां है क्या करती है? खिलौने के लिए रोती जाती है और उसी से खेलती रहती है, ठीक वैसे ही रानी पद्मावती किसके साथ खेल रही थी? हीरामन तोता के साथ। तो ये खेलते खेलते कब बड़ी हो गई इनको पता ही नहीं चला, ठीक है, यानी बचपन से युवा अवस्था में आ गई। जब युवा अवस्था में आ गई तो देखो जाहिर सी बात है युवा अवस्था में जब आएगी तो माँ बाप को लड़की की शादी की चिंता होती है, होता है ना। तो इस बात की चिंता किसको होगी? इनके पिता जो गंधर्व सेन है, ठीक है, इनके पिता को चिंता हुई कि भाई अब हमारी लड़की क्या हो गई है? बड़ी हो गई है, युवा हो गई है, अब शादी की उम्र इसका आ रहा है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? एक योग्य वर खोजना होगा, ठीक है। पहले के जमाने में क्या बोला जाता था? वर बोला जाता था, ठीक है जी। तो योग्य वर खोजना पड़ेगा। तो ये इसके इसके इसी के टेंशन में जी रहे थे कौन? इनके पिताजी, कि इसके लिए कहाँ से लड़का खोजा जाए। और ये लड़की इतनी सुंदर थी, बहुत ज्यादा, मतलब इनके जैसा सुंदर कोई नहीं था। हाँ, उस जमाने में कोई नहीं था, इस जमाने का पता नहीं है, लेकिन उस जमाने में कोई नहीं था ऐसा माना जाता है। तो राजा सोच में पड़े थे, तब तक हीरामन तोता आया और बोला कि ए महाराज काहे टेंशन ले रहे हैं, हम जिंदा है तो आप टेंशन लेंगे, रानी पद्मावती के लिए हम लड़के ढूंढने जाएंगे। तब तब देखे आओ न ताओ, देखे कौन? गंधर्व सेन है, यही तोता का बच्चा, यानी तोता मेरी लड़की के लिए क्या करेगा? वर खोजेगा। इतना इसका पावर हो गया है, एक तोता होकर हमारी लड़की के लिए, हाँ, राजकुमारी थी ना रानी पद्मावती, हाँ, ये ढूंढेगा। इसी पे गुस्सा गए और गुस्सा कर इसको मारने का आदेश दे दिए, जाओ इसको खत्म करो। तो जो रानी पद्मावती है वो इसको बचा ली है। हीरामन तो क्या कर लेती है? बचा लेती है। बचा लेने के बाद रानी पद्मावती बचा लेने के बाद ये तोता उस बेचारा उस दिन से इसका मन क्या हो जाता है? टूट जाता है। अब जाहिर सी बात है किसी घर में तुम रह रहे हो, हाँ, खूब अच्छे से रह रहे, लेकिन किसी दिन किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके बाद से तुम्हारा उस घर पर से थोड़ा मन विश्वास क्या हो जाएगा?
उब से जाएगा, टूट से जाएगा, तुमको लगेगा कि अब यहाँ से हमें चला ही जाना चाहिए। कुछ तोता को फील हो गया, यानी हीरामन तोता को ऐसा लगा कि अब हमारा रहना यहाँ पे ठीक नहीं है। लेकिन रानी पद्मावती से इतना ज्यादा घुल मिल गया था, इतना ज्यादा घुल मिल गया था कि ये इससे दूर नहीं होना चाहता था, न रानी पद्मावती इनसे दूर होना चाहती थी। ठीक है जी, दोनों एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे यार, कि ये मेरा गुड़िया है तो ये मेरा तोता है, हम इससे दूर नहीं हो सकते। लेकिन बेचारा जब बेइज्जती का घूंट पिया तो क्या हुआ, दूर जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो लोगों का काम है क्या करना, हाँ, लोगों का काम है दूसरे पे कानों में भरना, आरोप लगाना, भड़काना। और हमारा काम क्या है, किसी का भी को क्या काम है, उस चीज को अनदेखा करना, अपना काम करना, अपने आगे बढ़ते रहना। क्योंकि देखो समय किसी के लिए रुकता नहीं है, एक न एक दिन सब सामने आ ही जाता है। तो उस चीज को टेंशन नहीं लेना है, ये तोते की कहानी को समझते हुए आगे बढ़ना है। कि जैसे ही हीरामन तोता को पता चला कि भाई राजा तो हमको बहुत बेकार नजरों से देख रहे हैं, जबकि हम शुरू से इनके सामने बचपन से क्या है पले पढ़े हैं। हाँ, ठीक वैसा ही कहानी है, जो बचपन से किसी के सामने बड़ा हो और कोई आकर उन पे क्या कर दे, हाँ, तो बेचारा एकदम हक्का बक्का रह जाएगा। तो ये यहाँ से जाने की प्लान बनाया, तो रानी पद्मावती इसको रोक ली, बेचारा नहीं जा पाया। ठीक है, लेकिन जैसे रानी पद्मावती मानसरोवर झील में नहाने के लिए गई, एकदम तब तक हीरामन तोता क्या हो गया, उड़ गया। क्या हो गया, उड़ गया, हाँ, वहां से छोड़ने के जाने के लिए क्या हो गया, उड़ गया। ठीक है, जब उड़ गया तो ये उड़ते उड़ते जा रहा था कहाँ पे, एक जंगल की तरफ जा रहा था। तो इसलिए हाँ, वन की तरफ। तो एक बहेलिया था, बहेलिया, बहेलिया किसको बोलते हैं, बहेरे को नहीं बोलते हैं जी, बहेलिया उसे कहेंगे जो पक्षी या पक्षियों को जो पकड़ते हैं या मारते हैं गुड़ेल वगैरह से। ठीक है, तो बहेलिये ने क्या किया जी, बहेलिये ने जैसे हीरामन तोता को देखा, ठीक है, तो उसे गुड़ेल से मार दिया। जब गुड़ेल से मार दिया तो हीरामन तोता क्या हो गया, नीचे गिर गया। और नीचे गिर गया तो बहेलिया को लगा कि यही तो नॉर्मल तोता होगा। जब जैसे ही उसकी लैंग्वेज में बोला तो ये बहेलिया एकदम डर गया, यही क्या हो गया, ये कौन सा तोता है कि हमारे भाषा हमको देखे भी नहीं, पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया। तो बताया तोता कि देखो भाई, हम ऐसे तोता हैं कि हम जो तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में बात कर लेंगे, हम तुम जैसे रखोगे वे वैसे रह लेंगे। तो बहेलिया को अजीब लगा कि तो बड़ी बढ़िया तोता है। उसको पकड़ कर कहाँ पे लाया, घर पर लाया। घर पे लाने के बाद वो चला गया मार्केट में। कहाँ पे चला गया, मार्केट में गया, चित्तौड़ के व्यापारी के पास। कहाँ पे, ध्यान से समझते रहना है कहानी को। चित्तौड़ के व्यापारी के पास गया। अब जो गरीब दुखिया है, जो गरीब दुखिया रहेगा वो तोता को थोड़े रखेगा, उसके तोता से उसका जीवन अपन चलेगा, नहीं चलेगा। तो चित्तौड़ के जो व्यापारी, यानी चित्तौड़गढ़ में जो बाजार लगता है, वहां पे व्यापारियों के पास गया और व्यापारी से जाकर बोला कि देखो भाई साहब, मैंने एक जादू वाला तोता लाया है। कौन सा जादू, दिखाऊं? तो बोला कि हाँ दिखाओ। तो तुम तोते से जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में तुमको क्या करेगा, बात करेगा। ये तोता बहुत काम का चीज है, तुम्हारा मन लगा रहेगा। ठीक है, छोटे बच्चों को क्या दिया जाता, चल छैया छैया मोबाइल दे दो तो 24 घंटा उसी पे खुश रहेंगे। ठीक है, आज वाला नहीं खुश होंगे, आज वाला तो पटक के फोड़ देगा। वो अलग एकदम चाहिए इतना बड़ा थपुआ, और जिसपे रील्स क्या हो, स्क्रोल हो, नहीं तो वो नहीं लेगा। आजकल के छोटे बच्चे भी चालाक हो गए हैं। तो चित्तौड़ के व्यापारी ने देखा जी तो अजीब सा तोता है, उसको क्या कर लिया, खरीद लिया। और खरीद लेने के बाद इसको पैसा मिल गया, बहेलिया अपना घर, चित्तौड़ के व्यापारी के पास ये तोता आ गया। कौन सा तोता, हीरामन तोता। तो हीरामन तोता जब आया तो व्यापारी भी सोचा कि क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। क्या कमाए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये चला गया कहाँ पे, राजा रतन सेन के दरबार में। राजा रतन सेन के दरबार में चलो, कौन चला गया, चित्तौड़ का व्यापारी। ठीक है, तो जब गया तो ये बताया राजा रतन सेन से कि हमारे पास एक ऐसा तोता है कि आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, जैसे बोलेंगे उसी लैंग्वेज में आपसे बात करेगा, आपसे खेलेगा, आपसे मतलब सब कुछ करेगा। आज के डेट में रोबोट, आज के डेट की अगर बात किया जाए तो रोबोट, रोबोट से जो तुम चाहोगे वो कर सकते हो। हाँ, बोलना, हंसना, खेलना, पढ़ना लिखना, जो भी
तो वैसे ही वो तोता था। तो राजा बोला कि हाँ ऐसा तोता, तब तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो राजा ने बोला कि भाई तुम मुझे जो तुमको चाहिए तो तुम पैसा ले लो। तो राजा ने उसको दिनार दे दिया, यानी पैसा दिया, सोने के सिक्के दिए, और उसे तोता को क्या कर लिया, खरीद लिया। अब राजा रतन सेन बहुत खुश है कि आज मेरे पास तोता है, और तोता से वो बोलना सीख गया, क्या करना सीख गया, जैसे तोता से बोलता वो उसी लैंग्वेज में तोता इनसे बोलता। राजा खुश करी, तो जादू वाला तोता है, जैसे बोल रहा है वैसा बोल रहा है। अब दोनों का मन लग गया, किसका हो गया, दोनों का मन लग गया, राजा रतन सेन का और हेरमन तोता का। तो राजा रतन सेन भाई शादीशुदा औरत, शादीशुदा व्यक्ति है, हाँ, तो अपने पास तक कब तक छुपा कर रखेंगे राजा इसको, तोता को। सोचे कि थोड़ा रानी जो नागमती है उनको गिफ्ट किया जाए, उनको खुश किया जाए, उनको प्रदर्श क्या किया जाए, प्रसन्न किया जाए। तो राजा रतन सेन लेकर तोता को कहाँ चले गए, नागमती के पास। नागमती के पास गए, अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। नागमती के पास जैसे गए तो नागमती से बोले, ए देखती हो हम एक तोता लाए हैं, तुम जिस भाषा में बोलोगी वही भाषा में तुमको क्या करेगा, उत्तर देगा, तुमसे खेलेगा कूदेगा, जो तुम चाहोगे वो सब कुछ करेगा। तो बोली कि हाँ ऐसा तोता कहाँ से मिल गया आपको। तो बताए कि एक आया था हमको राजा व्यापारी बेचने के लिए दरबार में, वहीं से खरीदे हैं। तो रानी नागमती उसे जैस भाषा में बोलती है उस भाषा में बतियाता है, जैसे बोलती है वैसे बतियाता है। तो रानी नागमती और तोता, हीरामन तोता में खूब जुगलबंदी हो गया, यानी खूब दोनों में अच्छा खासा बनने लगा, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ में आया। तो अब कहानी का मेन नौटंकी यहाँ से स्टार्ट होता है। एक दिन रानी पद्मावती सॉरी बोल रहे हैं, रानी नागमती, ठीक है, अपने एकदम रूम में थी, क्या करती, अपने रूम में थी एकदम, ठीक, ठीक है। जब रूम में थी नहा धोआ के एकदम आई रूम में मस्त, हाँ, और शीशा के सामने बैठ रही थी, किसके सामने, शीशा यानी आईन ऑफ दर्पण, मिरर, जो समझना समझो। एकदम सज सवर रही थी, 16 श्रृंगार 18 श्रृंगार जो भी है सब कर रही थी, ठीक है। तो कहानी यूं है कि पहले थोड़ा समझ लेते हैं। मान के चलो दो गो सहेली है, ठीक है, दो गो क्या है, सहेली है, क्योंकि सहेला पर काम नहीं बनेगा, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कौन सुंदर है कौन बदसूरत है कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़कों में कोई फर्क पड़ता है, कोई नहीं फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम कहोगे वो तुम बोलोगे तुमसे वो ज्यादा सुंदर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। तो लेकिन लड़कियों में होगा तो एकदम छुरी चल जी, कटा जी, कटार वटार सब चल जी, तलवार और सब, हाँ, कैसे तुम बोल दिए कि वो मेरे से सुंदर है, हाँ, तुमको डर नहीं है। तो होता है कि नहीं होता है, देखो लड़कों में तो इसका मतलब नहीं है, लेकिन लड़कियों में जरा से तुम अगर किसी दूसरे के क्या कर दो, तारीफ कर दो कि ये तो लड़की जो तुम है वो तुमसे सुंदर है, अब देखो महाभारत रामायण जो भी है सब हो जाएगा, ठीक। तो यही कहानी है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नागमती पे, एकदम शीशा के सामने चमक रही है, 16 श्रृंगार कर रही है, तब तक तोता से बतिया भी रही है। किससे बतिया रही है, कौन सा तोता, हीरामन तोता। और लोगों को जब जिस दिन लगता है घमंड, उसी दिन घमंड क्या हो जाता है, टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो इनको घमंड था रानी नागमती को कि हमसे सुंदर इस धरती पे कोई भी नहीं है। तो भाई जो क्या बोलते हैं, जो मेढक होता है उसको भी लगता है कि इससे बड़ा दुनिया, कुएं से बड़ा दुनिया नहीं है। तो रानी नागमती भी वही अचंभा में जी रही थी कि हमसे सुंदर तो इस धरती पे कोई है ही नहीं। तोता से पूछी, हीरामन तोता से, है बताओ मेरे से सुंदर कोई है इस धरती पे। तो हीरामन तोता से बोला, अरे भाई तुमको पता नहीं है मेरा बचपन किसके साथ बिता है, पद्मावती के, तुम तो उसके आगे क्या हो, धूल के भी बराबर नहीं हो, हाँ। अब कौन सा धूल, माथे का तो धूल नहीं हो सकता, चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो। बोले कि हाँ मेरे सामने मेरा अपमान, इतना तुम्हारी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने मेरा ही अपमान कर दिए और घोर बेइज्जती कर दिए, हैं? तुमको अब जीने का इस धरती पे कोई अधिकार नहीं है। तुम कैसे सोच लिए कि मेरे से सुंदर भी इस धरती पे है। अरे भाई है तो है, इसमें सोचना क्या है, वो रहा है रानी पद्मावती को देखा है, जानता है। तो जानते हो क्या फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आदेश दे दी हीरामन तोता को मारने की, कि हीरामन तोता को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। बहुत ये उछल रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है दूसरों की हमको छोड़कर।
और इसका जीने की आयु क्या हो गया, अब समाप्त कर दिया जाए। तो जैसे ही ये मारने के लिए भेजी अपने दासियों को, तो उसी दासी में से एक दासी थी, वो तोता को ले गई, लेकिन मारने के बजाय क्या कर दी, वो उसको ले जाकर वन में छोड़ दी। ठीक है। अब राजा आकर पूछ रहे हैं, अरे हमारे प्रिय दोस्त, हाँ, जिसके साथ हम दिन रात खेलते थे कूदते थे, हाँ, वो कहाँ चला गया, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब रानी नागमती के तो हालत खराब, नागमती के तो है, नागमती की बेइज्जती क्या है, नागमती उसका तो, हाँ, अब तक तो एकदम सुगंध आ रहा होगा उसका टेस्ट का। हाँ, उसको सोच रहे कि आप तो उसको बना बना के खा पी ले होंगे, हैं, क्योंकि उसको मारने का आदेश दे दिया था। एक दिन गया, 2 दिन, तीसरे दिन जब डांट के पूछा राजा कि बताओ मेरा हीरामन तोता कहाँ है, तब तब राज खुला कि ये मेरा बेइज्जती कर रहा था, वो भी मेरे सामने, मैंने इसको मारने का क्या कर दिए। तब राजा तक दम भड़क गए, ऐसा कैसे तुमने कर दिया जी, वो तोता एरी गरी तोता नहीं था, हाँ, भविष्य देखता था, सब कुछ करता था, तुम उसको मारने का कैसे आदेश देती। अब पूछा कि तुमने किसको भेजा था मारने के लिए, तो रानी ये बोली कि हमने अपनी इस दासी को भेजा था। उस दासी को बुलाया गया, जब दासी से डाटा फटकारा गया, तब वो दासी बताई कि ये तोता को हमने मारा नहीं है, क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया है। ठीक है। अब राजा वो अब कहे कि अब बहुत हुआ, हाँ, अब बहुत हुआ बेइज्जती, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। अब राजा बोले कि बस 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 नागमती, अब तुम्हारा समय समाप्त, अब तुम्हारा समय समाप्त। ये अपने 16,000 सैनिकों के साथ या योगियों के साथ यूं कह लो, 16,000 सैनिक या योगिक, योगी मतलब साधु, 1000 योगी के साथ ये चल पड़े, कहाँ पे, बान में नहीं गए, हाँ, सिंगल द्वीप श्रीलंका, क्योंकि इनको भी तो पता चल गया था कि नागमती से भी कोई धरती पे सुंदर है। तो हाँ, कि कौन इतना सुंदर है भाई जिसको लोग पगलाए हैं देखने से, तो ये भी चला गया इसको खोज में, श्रीलंका की तरफ, सिंगल द्वीप की तरफ, मानसरोवर की तरफ जाता गया। हाँ, तो रतन सेन चले गए सिंगल द्वीप की ओर, यानी रानी पद्मावती की ओर, श्रीलंका की तरफ क्या कर दिए, कूच कर दिए। ठीक है। तो जैसे पहुंचे तो तोता देखा कि रानी पद्मावती आराम से बैठी हुई है, सोच में पड़ी हुई है। तब तोता जाकर बोला कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक सुयोग्य वर ढूंढ रखा है, जिसका नाम है राजा रतन सेन, क्योंकि रतन सेन भी बहुत प्रभावी उस टाइम पे राजा थे, बहुत ताकतवर थे, मजबूत थे। तो रानी पद्मावती से ये बोला कि तुमसे मिलने के लिए बहुत सारा अपना, हाँ, सेना नहीं, बहुत दूर से अपना सब कुछ छोड़कर योगियों के भेष में, किसके भेष में, योगी मतलब साधु एकदम, कि तुमको एकदम नॉर्मल तरीके से, ठीक है, वो भेष में आए हैं, तुम एक बार उनसे मिलो, देखो ये तुम्हारे योग्य है। ठीक है। और ये तो और आकर इधर ये बता दिया तोता इनसे कि जो रानी पद्मावती है, रानी क्या है, पद्मावती है, एक दिन जो है, उन्होंने बताया, उसने उसने बताया कि जो मानसरोवर झील है उसी के पास में एक भगवान शिव का मंदिर है, वहीं पे रानी पद्मावती क्या करने आती है, स्नान करती है। स्नान करने के बाद भगवान शिव की क्या करती है, पूजा करती है, आराधना करती है। ठीक है। तो तुम वहां पे उनसे मिल लेना, भेंट कर लेना। अब रानी पद्मावती जैसे मानसरोवर झील के पास आई, नहा धोआ कर जैसे पहुंची शिव मंदिर में, तो ये क्या ही कहा जाए कि इतने ये मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, किसी के साथ न हो लेकिन हो भी जाता है किसी के साथ। ये इतना सुंदर थी रानी पद्मावती, इतना सुंदर कि ये अपने लाइफ में कभी किसी को इतना सुंदर देखा ही नहीं था, और देखते ही बेहोश हो गया, वहीं पे बेहोश होकर गिर गया, क्योंकि अरे वाह इतना सुंदर तो हम लड़की देखे ही नहीं, और वहीं पे बेहोश हो गया। क्यों बेहोश हुआ, किसी को मारने से बेहोश होता है। ये ऐसा राजा था, पहला राजा जो पूरा दुनिया जीत चुका था, लेकिन रानी पद्मावती की सुंदरता को देख के, उनकी खूबसूरती को देख के वहीं पे क्या हो गया, हाँ, बेहोश हो गया। अब रानी पद्मावती उसको होश में लाई, बोले कि ये तो अजीब लड़का है, इससे हम शादी करें, हैं, ये तो देखते ही बेहोश हो गया, तो क्या करेगा ये मेरे साथ, है, तो इससे शादी करें हम।
तो लेकिन ये राजा रतन सेन वास्तव में बहुत ताकतवर राजा थे उस टाइम पे, ठीक। तो हुआ यूं कि चलो ठीक है, अब जब गंधर्व सेन को इस बात की पता चला तो बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे अपनी लड़की को नहीं देने वाले, ऐसे तो हम अपनी लड़की को ब्याह नहीं करेंगे रानी पद्मावती का राजा रतन के साथ। तो ये बोले कि नहीं। तब ये जो भगवान शिव और माता पार्वती दोनों लोग इसकी परीक्षा लेने आए, किसकी? राजा रतन सेन की। तो जो पार्वती जी थी वो रानी पद्मावती का रूप ले ली। किसका रूप? रानी पद्मावती को। तो रानी पद्मावती तो जाकर अपने महल में चली जा चुकी थी। जैसे देखा रानी पद्मावती को, राजा रतन सेन फिर दौड़ के दौड़ते उनके पास गया तो बोले कि मैं ही रानी पद्मावती हूँ। लेकिन ये पहचान लिया कि रानी पद्मावती नहीं है, टेस्ट करने के लिए कि इसका एक ही जगह ध्यान केंद्रित है कि कहीं और है। हाँ, तो टेस्ट में राजा रतन सेन पास हो गए। तो माता जो पार्वती अपने रूप में आई और ये राजा गंधर्व सेन की शादी बोले कि राजा रतन सेन तुम इससे शादी कर सकते हो। तो जब ये करने की बात हुआ तो गंधर्व सेन बोला कि हम अपनी पुत्री की शादी नहीं कर। अब भगवान शिव भी भाट के रूप में आए थे और रानी पद्मावती भी दूसरे रूप में आए थे। ये राजा रतन सिंह को मनाते रहे, गंधर्व सेन को मान नहीं रहा था कि हम पुत्री को अपने नहीं देंगे इस राजा के पास। तो जब भगवान शिव ने अपना पूरा तांडव वाला रूप देखा, एकदम विकराल सा रूप, सब देवता उसमें दिखाई देने लगे, विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश सब कोई। तब राजा गंधर्व सेन के चरणों में जाकर क्या हुआ? गिर गया, बोला कि रानी पद्मावती आपकी पुत्री है प्रभु, आपको जिससे इच्छा हो आप उनसे शादी करा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतना सुनने के बाद रानी पद्मावती की शादी किसके साथ हो जाती है? राजा रतन सेन के साथ शादी हो जाती है। जब राजा रतन सेन के साथ शादी हो जाती है तो ये खूब मस्ती में अपना जीवन यापन क्या करते हैं? बिता रहे होते हैं। कौन? हाँ। तो जैसे ही पता चलता है तब तक ये रानी नागमती का 1 साल बीत जाता है। कितना साल? 1 साल। तो 12 मासा स्टार्ट होता है। क्या? 12 मासा, यानी 12 महीनों क्या कहते हैं हम लोग? मतलब 12 महीना ये रोती रहती है। कौन? रानी नागमती। अगर बिसल देव कहानी वाला याद होगा तो सेम वैसा ही प्रोसेस है बिसल देव वाला। हाँ, तो उड़ीसा वो चले गए थे, ये श्रीलंका गए, अब 12 महीना रोती रहती है रानी नागमती। ठीक है, तो इनके रोने के वजह से क्या होता है कि एक कौवा जो बैठा रहता है पेड़ पे, जंगल में वन में क्या होता है? कौवा बैठा रहता है। ठीक है, टाइम है कि नहीं? देखो, एक कौवा बैठा रहता है, तो कौवा इनकी रोहा रोहट को बर्दाश्त नहीं करता। जाहिर सी बात है, कोई अगर तुम्हारे सामने रोने लगे कब तक बर्दाश्त करोगे? एक टाइम पे नहीं बर्दाश्त हो पाएगा। तो जो कौवा है वो पूछता है नागमती से कि तुम क्यों रो रही हो? तो रानी नागमती बताती है कि हम और राजा रतन सेन अच्छे से रह रहे थे। हाँ, एक दिन हेरामन तोता लाए राजा रतन सेन, मैंने अपनी खूबसूरती का वो किया था, तो वो बोल दिया कि ये है तुमसे ज्यादा खूबसूरत, तो मैंने उसको मारने का धमकी दे दिया। इस वजह से राजा, हाँ हाँ, पूरा अपना कहानी बताती। इस वजह से राजा रतन सेन चले गए हैं श्रीलंका पद्मावती के पास। तो कौवा बोलता है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे दुख को क्या करेंगे? हाँ, पहुंचा देंगे। किसके पास? राजा रतन सेन। तो राजा रतन सेन आते हैं जब, वो पूरा वहां से अपने ससुराल से यानी श्रीलंका से किनारे पे आते हैं झील के, मानसरोवर झील के, तो वहां पे ये कौवा आकर बताता है कि आप इधर मौज मस्ती में कर रहे हैं, उधर आपकी पत्नी साल भर से क्या कर रही है? रोते रोते उसका बुरा हाल हो गया, यानी अधमरा टाइप की हो गई रहती है, एकदम बेसुध जिसको बोलते हैं। तो राजा रतन सेन को बहुत दुख होता है, वो अपना कहाँ पे आ जाते हैं? फिर चित्तौड़गढ़ आ जाता है। कहाँ पे? तो ये पूर्वार्ध की कहानी थी। ये क्या थी? इसको काल्पनिक भी बोला गया है, मतलब मन में सोच के कहानी। तो ये पूर्वार्ध कहानी। अब होता है उत्तरार्ध स्टार्ट। जैसे आए, ठीक है, तो याद होगा राघव चेतन, याद है राघव चेतन? ये शैतान था। क्या था? शैतान। तो राघव चेतन एक ब्राह्मण था जो शैतान का काम करता था, यानी दो लोगों के बीच में आग लगाने वाले को ही शैतान कहते हैं। जिसको अपने नहीं, क्या बोलता है, क्या बोला गया है कि जिसके घर शीशे के हो उसे कभी दूसरे के घर पे क्या करना चाहिए? शीशा यानी पत्थर नहीं मारना चाहिए। क्या पता, हो सकता है किसी दिन तुम पे ही पड़ जाए। तो राजा जो राघव चेतन था वही था, एक नंबर का शैतान। ये ब्राह्मण था, किसी बात को लेकर राजा से झगड़ा हो गया था इसका। हाँ, राजा रतन सेन को चांद के रात को लेकर ये गलत, ये माया भी था, मतलब इसके पास माया था, जादू से चांद एक दिन पहले दिखा दिया था, और फिर अगले दिन भी चांद निकल गया।
तो बाकी ब्राह्मणों ने बोला कि देखिए झूठ बोला था, तो इसको निकाल दिए थे वहां से। तो अब ये राजा राघव, जो राघव चेतन है, ये भी जब देखा ना किसको, रानी पद्मावती को, इसका भी हालत एकदम खराब। ये देखा क्या, झरोखे में से यानी खिड़की में से चमकता हुआ पानी में चेहरा, वहीं से इसकी हालत खराब। अब ये जा रहा था तो रानी बोली पद्मावती की इसको ब्राह्मण को ऐसे भेजेंगे तो ये अपशकुन माना गया। क्या माना गया है? अगर किसी घर ब्राह्मण आया और ऐसे लौटा दो तो ये अपशकुन का काम है, इसको ऐसे नहीं लौटाएंगे, इसको हम कुछ देंगे, दान दक्षिणा देकर। तो इसको बुलाई और अपने हाथ का एक कंगन दिया, हाथ का एक कंगन। वो कंगन बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा सुंदर था, ठीक है। तो कंगन वो लेकर चला गया, और चला कहाँ पे गया? दिल्ली। कहाँ चला गया? दिल्ली में चला गया अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ पे? क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही बताया कि हम एक ऐसी रानी को देखे जो तुम अभी तक अपने जीवन में कभी नहीं देखे होगे, इससे ज्यादा सुंदर धरती पे कोई भी नहीं है, ऐसे जैसे ही सुना इसकी इसकी तो बहुत बेचैनी हो गई। अरे भाई, ऐसी कौन सी लड़की है जो, हाँ, हम हमारे पास नहीं है। तो उसने बोला, इसने मैसेज भिजवाया राजा रतन सेन के पास कि भाई तुम जितना हीरा जवाहरात सोना चांदी लेना चाहते हैं ले लो, लेकिन मुझे रानी पद्मावती को क्या कर दो? दे दो। तो राजा रतन सेन एकदम गुस्सैल, बोले कि ऐसा कैसे हो सकता, हम क्षत्रिय है, ऐसा चलेगा? काट पीट के बराबर कर देंगे, ठीक। तो कहने का मतलब उन्होंने इसको मना कर दिया, मना कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी अब सोचा कि अब कैसे पाया जाए, तो इसने संधि का प्रस्ताव दिया। किसका प्रस्ताव? संधि का प्रस्ताव दिया। तो संधि के प्रस्ताव में दोनों लोग मिले, दोनों राजाओं लोग, ठीक है। लेकिन ये बहुत बहुत क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा था, लोग सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग जानता है कि एक न एक दिन डसेगा, उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी भी ऐसा था, विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन राजा रतन सेन ने विश्वास करके उसके पास चले गए। लेकिन जैसे ही चले गए वो क्या कर लिया? बंदी बना लिया। इनको क्या कर लिया? हाँ, ये पहले इनके पास आया था, राजा रतन सेन के पास अलाउद्दीन खिलजी, और जैसे ही आया तो घूमते घूमते जहाँ पे ताश खेला जाता है वहां पर खेल रहा था, और एक शीशा रख लिया था अपने पास में। क्या रख लिया था? शीशा। जैसे रानी आई गेट जंगल के पास, फट से उसका प्रतिबिंब बना पानी में, पानी से टकरा कर शीशे में, और देखा वहीं पे ये भी बेहोश हो गया। देखते भी ये भी बेहोश। वाह, इतना सुंदर तो मैंने अभी अपने लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। अब इसको तो मिलने वाली थी नहीं रानी पद्मावती, मिलने वाली थी नहीं, तो इसने क्या किया? संधि का प्रस्ताव देकर जैसे राजा रतन सेन को क्या कर लिया? बंदी बना लिया, और बोला यहाँ पे राजा रतन सेन के चित्तौड़ के जो लोग थे कि जब तक पद्मावती नहीं आएगी तब तक राजा रतन सेन को हम चित्तौड़ नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब रानी, दोनों रानियों का हालत खराब, यानी नागमती पद्मावती दोनों खूब रो रही है। अब तो हमारे जो प्रिय स्वामी थे, हाँ, इसके जुंगल में फंस गए, अब यहाँ से बचना मुश्किल है। सोच रहे थे क्या करे क्या करे। तो इनका एक सैनिक था, गोरा और बादल। क्या था? गोरा और बादल की कथा, किसी ने अगर नाम सुना हो तो ये पहला ही सीरीज में पहला क्वेश्चन है, गोरा और बादल की कथा, ठीक है। तो गोरा और बादल दोनों बोले कि हम अपने राजा को क्या करेंगे? लाएंगे चित्तौड़गढ़ से। तो ये कैसे लाए? सॉरी, दिल्ली से। गोरा और बादल बोले कि चलो हम लोग चलेंगे आपके साथ। तो 1600 पालकी आई, 1600 पालकी में सब लोग जा रहे थे, उसी में रानी पद्मावती थी, और ये रानी पद्मावती के भेष में ये दोनों बैठ गए थे पालकी में, ठीक है। इसने बोला था कि तब जब जैसे ही ये अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचे तो ये पहले ही चिट्ठी में भेज दी थी रानी पद्मावती कि हम आते आते पहले तुम्हारे पास नहीं आएंगे, पहले जाएंगे हम अपने स्वामी यानी अपने पति यानी अपने हस्बैंड राजा रतन सेन को कि तुम जिंदा रखे हो कि मार दिए हो। तो बोला ठीक है। वो जैसे ही गए तब तक ये गोरा और बादल एकदम लोहार को लेकर गए थे, लोहार फटफट बेड़ियां काट देगा और ये वहां से आजाद कर कर आ जाएंगे। तो उसी में एक तो मर जाता है बादल, बाकी जो लोग ये ला लेते हैं। तो जैसे पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी को कि ये क्या किया है, तो धोखे दिया है हमें, जैसे इसने भी तो धोखा दिया था, संधि के प्रस्ताव बोला कर बंदी बना लिया था। तो ये लोग भी धोखे से राजा रतन सेन को बचा कर कहाँ ला जाते हैं? चित्तौड़, राजस्थान। तब तक ये अपने पूरा सैनिकों बल के साथ आता है। खूब घनघोर लड़ाई होती है। घनघोर लड़ाई में राजा रतन सेन की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब खुश है अलाउद्दीन खिलजी। क्यों?
कि अब रानी पद्मावती मेरी हो जाएगी। हाँ, तो रानी पद्मावती सात्विक बुद्धि का प्रतीक है, इसको पता ही नहीं था पगले को। किस बुद्धि का प्रतीक है? रानी अपने पति के साथ सात्विक सात्विक हो जाएगी, सत्य हो जाएगी, लेकिन किसी और के साथ रहना पसंद नहीं है। तो ये जैसे ही गेट खोलकर, मेन गेट खोलकर ये लोग अपना, इनको पता चल गया कि अब राजा रतन सेन नहीं रहे, तो अब ये आकर हमारे पे ही कब्जा करेगा। तो गेट खोलकर अपने अंगने में पूरा लकड़ी जितना होता है क्या करते हैं, आग लगवाती है। तो ये बोलते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ क्या हो जाएंगे, सती हो जाएंगे। लेकिन इनके साथ में जो जितनी भी स्त्रियां रहती है बोलती है कि आप अकेले नहीं होंगे, हम भी आप लोग आपके साथ क्या होंगे, सती होंगे। और ये जैसे आता है अलाउद्दीन खिलजी, गेट खुलने से पहले ये लोग अपने दरवाजे से कूद कर इस आग में क्या होती है, जल जाती है। और इसको जोहर बोला गया है। क्या बोला गया है? जोहर। और इसको सती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सती भी। यहीं पे सती हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से रानी पद्मावती की कहानी क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है जी। तो समझ में आया कि नहीं रानी पद्मावती कहानी क्या है? बहुत मस्त कहानी है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से थोड़ा स्पीड तेज था, बट कहानी समझ में आ गया होगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। हाँ, आगे और भी कहानी मिलेगी, बहुत सारी कहानियां हैं जो हिंदी में झकझोर देगी तुम लोगों को। तुलसीदास जी है, घनानंद है, आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है।